दोस्तों, आज इस वीडियो में बातें होंगी भारत कुमार यानी कि मनोज कुमार साहब की साल 1970 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म पूरब और पश्चिम के बारे में। जो फिल्म बहुत ही आइकॉनिक थी और इसने बिना किसी झगड़े के लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को कुछ ऐसे जगाया कि जब ये फिल्म साल 1970 में सिनेमा घरों में लगी थी, उस समय ये फिल्म देखने के बाद कई लोग विदेश छोड़कर अपने देश वापस आ गए थे। मतलब उस समय मनोज कुमार साहब की इस फिल्म ने लोगों को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था कि ये फिल्म रिलीज होने के कई महीनों और सालों बाद तक भी मनोज कुमार साहब के घर पर ऐसी कई चिट्ठियां आती रहती थीं जिनमें ये लिखा होता था कि हम आपकी फिल्म देखने के बाद विदेश छोड़कर अपने देश वापस आ गए हैं और हमें अपने देश का मूल्य समझ आ गया है और इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मतलब आप समझ सकते हैं कि उनकी इस फिल्म का इम्पैक्ट लोगों के दिलो दिमाग पर कितना गहरा हुआ कि लोगों ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया था। इसमें जिस तरह से उन्होंने पूरब और पश्चिम दो अलग अलग सभ्यताओं को दिखाया था, उनका रहन सहन, उनके कपड़े पहनने का ढंग और उनके तौर तरीके, ये वाकई में लाजवाब था। और ये वो समय था जब बॉलीवुड की इक्का दुक्का फिल्में ही केवल विदेशी लोकेशंस पर शूट होती थीं। तो ऐसे में फिल्म पूरब और पश्चिम का लगभग एक पूरा हिस्सा लंदन में शूट किया गया था और इसमें हमें 1970 का लंदन देखने के लिए मिलता है, जैसे कि ये थेम्स नदी, लंदन ब्रिज और ऐसी और भी कई लोकेशंस। लेकिन फिल्म पूरब और पश्चिम को लंदन में शूट करना बहुत ही दिलचस्प रहा, क्योंकि आपको बता दें तो मनोज कुमार साहब को एरोप्लेन में यात्रा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो अक्सर इसको अवॉइड ही करते रहते थे। और बहुत ही मुश्किल में जब उनका कोई भी अर्जेंट काम होता था और हवाई यात्रा किए बिना उनका काम नहीं चलता था, तभी वो एरोप्लेन में यात्रा करते थे। नहीं तो एरोप्लेन के बजाय वो ज्यादातर जहाज से यात्रा करना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। हालांकि ये अलग बात है कि जहाज से यात्रा करना एरोप्लेन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लंबा होता था। मतलब जिस जगह तक पहुंचने में एरोप्लेन को चंद घंटे लगते हैं, उसी जगह तक पहुंचने के लिए जहाज को महीनों लग जाते हैं। तो फिल्म पूरब और पश्चिम के टाइम पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां फिल्म का एक बड़ा हिस्सा लंदन में फिल्माया जाना था। तो फिल्म के पहले शेड्यूल के लिए मनोज कुमार साहब ने ये साफ साफ बोल दिया था कि वो लंदन एरोप्लेन से नहीं जाएंगे बल्कि जहाज से जाएंगे। हालांकि इस बारे में उन्हें कई लोगों ने समझाने की कोशिश की कि आपको लंदन पहुंचने में लगभग 1 महीने का समय लग जाएगा, जबकि एरोप्लेन से आप मात्र 1 दिन में वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर भी मनोज कुमार ने किसी की नहीं सुनी और पहली बार वो लंदन जब शूटिंग के लिए गए थे तो जहाज में ही गए थे, जहां फिल्म के लिए सारी चीजें फाइनल हो गई थीं और मनोज कुमार अपने शेड्यूल से लगभग 1 महीने पहले जहाज में बैठकर लंदन के लिए निकल गए थे, जहां उनके साथ में फिल्म में काम कर रहे 4-5 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। और लगभग 1 महीने की समुद्री यात्रा करने के बाद फाइनली मनोज कुमार जब भारत से लंदन पहुंचे तो इसमें काम कर रहे बाकी सारे कलाकार, सायरा बानो, प्रेम चोपड़ा, प्राण, मदनपुरी, ये सारे लोग इंडिया से एरोप्लेन में बैठकर चंद घंटे की यात्रा करने के बाद ही लंदन पहुंच गए थे। खैर, इस बारे में मनोज कुमार का ये कहना था कि उन्हें ऐसी यात्राएं करना काफी पसंद है, क्योंकि भले ही उन्हें ऐसी यात्रा करने में लंबा समय लग जाता था, लेकिन वो 1 महीना उनके लिए बहुत अच्छा होता था। और इस 1 महीने की जहाज की यात्रा में उनके पास में डिस्टर्ब होने के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं रहती थीं और इस दौरान वो बहुत अच्छे से फिल्म की कहानी, इसके डायलॉग्स और सीन्स को तैयार कर पाते थे। उनका कहना था कि ऐसी यात्राएं करना उन्हें बहुत पसंद था, जहां उनके जहाज से दूर दूर तक केवल पानी ही पानी नजर आता था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन था कि मनोज कुमार साहब एरोप्लेन के कंपैरिजन में जहाज से ज्यादा यात्रा करते थे। हालांकि कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हुए थे जब मनोज कुमार ने एरोप्लेन से यात्रा की, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। इस बारे में अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें एरोप्लेन से यात्रा करने में डर नहीं लगता था, लेकिन कई बार उन्होंने नोटिस किया था कि लैंडिंग के टाइम पर उन्हें काफी तेज बुखार आ जाता था और उनके चेहरे पर छोटे छोटे फोड़े निकल आते थे। ऊपर से एरोप्लेन में सबको इतनी जल्दबाजी होती थी और इतनी लंबी यात्रा चंद घंटों में ही पूरी हो जाती थी। तो अक्सर मनोज कुमार साहब ऐसी भीड़ से बचने के लिए और जल्दबाजी से बचने के लिए सुकून भरी जहाज की यात्राएं करना पसंद करते थे। वैसे फिल्म पूरब और पश्चिम के एक शेड्यूल के टाइम पर ऐसा हुआ था जब मनोज कुमार को इंडिया से लंदन फ्लाइट से जाना पड़ा था, तो उन्हें उस समय काफी तेज बुखार आ गया था और उनके चेहरे पर फोड़े भी निकल आए थे। इसी वजह से आपने अगर नोटिस किया हो तो फिल्म के कुछ सीन में मनोज कुमार अपने चेहरे के ऊपर ये हाथ रखे हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी ये स्टाइल उनके चेहरे पर निकले हुए उस समय छोटे छोटे फोड़ों को छुपाने के लिए की गई थी, जो कि आगे चलकर उनका एक ट्रेडमार्क ही बन गई थी। वैसे जब मनोज कुमार पूरब और पश्चिम की शूटिंग करने के लिए इस शेड्यूल में फ्लाइट से गए थे तो इसके लिए फिल्म का एक पोस्टर भी जारी किया गया था, जहां फिल्म के इस पोस्टर पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है लेफ्ट फॉर वेस्ट ऑन 29 जुलाई 1969 बाई एयर फ्रांस बाई फ्लाइट नंबर 189 टू कैप्चर द वेस्ट ऑन सेलुलॉइड ऑन इट्स ट्रू परस्पेक्टिव। तो फिल्म का ये पोस्टर उस समय का है जब अपने सेकंड शेड्यूल के लिए मनोज कुमार को लंदन एरोप्लेन से जाना पड़ा था।
वैसे मनोज कुमार साहब हमेशा से ही देशभक्ति वाली फिल्में बनाने के लिए जाने जाते रहे हैं और इसी कैटेगरी में उनकी फिल्म पूरब और पश्चिम भी आती है, जिसमें भारत के प्रति उनका प्यार, संस्कृति, सभ्यता और कल्चर बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ है। और ये मनोज कुमार की ऐसी फिल्म थी जिसमें उनके किरदार का नाम भारत रखा गया था। इसके पहले उनका नाम भारत उपकार में रखा गया था। आगे चलकर फिल्म पूरब और पश्चिम में, रोटी कपड़ा और मकान में और क्रांति जैसी फिल्मों में भी उनके किरदार का नाम भारत ही रखा गया था। मनोज कुमार की फिल्मों की खासियत हमेशा से ये रही है कि उनकी फिल्मों में गजब के कैमरा एंगल और लॉन्ग शॉट हमें देखने के लिए मिलते थे। ये फिल्म साल 1970 में रिलीज हुई थी और इसमें मनोज कुमार के अलावा सायरा बानो, अशोक कुमार, कामिनी कौशल, प्राण, प्रेम चोपड़ा, निरूपा रॉय, विनोद खन्ना, भारती और राजेंद्र नाथ जैसे एक्टर्स नजर आए थे। वैसे फिल्म की इस बेसिक कहानी का छोटा सा आइडिया दिया था मनोज कुमार साहब की वाइफ शशि गोस्वामी ने, कि कैसे कई लोग भारत छोड़कर विदेश चले जाते हैं और भारत की सभ्यता, संस्कृति सब कुछ भूल जाते हैं। तो उनकी पत्नी ने मनोज कुमार को यह आइडिया दिया था कि इस पर उन्हें एक फिल्म बनानी चाहिए जो इतना बड़ा कल्चरल डिफरेंस है। तो उनके द्वारा दिए गए इस आइडिया पर मनोज कुमार ने यह पूरी कहानी और स्क्रीन प्ले तैयार किया था, जिसके राइटर, डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर खुद मनोज कुमार ही थे, जिसको उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी विशाल इंटरनेशनल प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया था। जिस प्रोडक्शन कंपनी का नाम विशाल उन्होंने अपने बड़े बेटे विशाल के नाम पर रखा था। फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था कल्याण जी और आनंद जी ने, सिनेमेटोग्राफी थी VN रेड्डी की और एडिट किया था BS गलाड ने। जहां इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 7 गाने रखे गए थे और फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर हिट हुआ था। जहां इसमें रखे गए एक एक गाने आज तक आइकॉनिक बने हुए हैं और कई मंदिरों में आज भी फिल्म में रखी गई आरती ओम जय जगदीश को बजाया जाता है। जहां फिल्म पूरब और पश्चिम के एक सीन में मंदिर में मनोज कुमार इस आरती को गाते हुए नजर आते हैं, ये आइकॉनिक बन गई थी और आज तक लोग ओम जय जगदीश हरे आरती को गाते हुए नजर आते हैं। जहां आपने भी इसको कई बार अपने घर में, मंदिर में और घर वालों को पूजा करते हुए जरूर सुना होगा। मात पिता तुम मेरे। लेकिन आपको बता दें कि आज घर घर में बजने वाली आरती ओम जय जगदीश हरे फिल्म पूरब और पश्चिम के बाद ही इतनी पॉपुलर हुई थी। एक्चुअली में इसको लिखा था शारदा राम फिल्लौरी ने और मनोज कुमार साहब ने बहुत ही खूबसूरती के साथ में इसको अपनी फिल्म में रखा था। जो सेम आरती हमें आगे चलकर साल 1998 में आई शाहरुख खान की फिल्म कुछ कुछ होता है में रानी मुखर्जी कॉलेज वाले एक सीन में गाती हुई नजर आती हैं। और आगे चलकर सलमान खान भी अपनी फिल्म बागबान में हमें यही आरती गाते हुए नजर आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ओरिजिनली पूरब और पश्चिम में इसको रखा गया था और बाद में अलग अलग वर्जन्स में लोगों ने इसको अपनी फिल्मों में यूज किया। इसके अलावा इसके और बाकी पॉपुलर गाने थे रघुपति राघव राजा राम, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, दुल्हन चली, पुरबा सुहानी आई रे और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जहां इन गानों के लिरिक्स लिखे थे इंडीवर, प्राण धवन और संतोष आनंद ने और इन गानों में आवाजें थीं महेंद्र कपूर, मुकेश, लता मंगेशकर, मनहर उदास और आशा भोंसले की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 1.5 करोड़ रुपए और उस समय इसने कलेक्शन किया था लगभग 4 करोड़ 70 लाख रुपए। और ये साल 1970 में आई सुपरहिट फिल्म रही थी और इस साल ये पैसे कमाने के मामले में चौथे नंबर पर रही। जहां 1970 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में थीं जॉनी मेरा नाम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम और जीवन मृत्यु। यहाँ पर आपको बताते चलें कि फिल्म पूरब और पश्चिम में वैसे तो लंदन को एक थोड़ी नेगेटिव वे में दिखाया गया था कि वहाँ का कल्चर, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति कैसी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म इंग्लैंड में बहुत चली थी और लगभग 50 हफ्तों से ज्यादा चलती रही थी, जो उस समय तक लंदन में सबसे लंबे समय तक चलने वाली इंडियन फिल्म का एक नया रिकॉर्ड बन गया था। आपको बता दें कि इसके पहले लंदन में इतने लंबे समय तक चलने का रिकॉर्ड राजेश खन्ना की फिल्म दो रास्ते के नाम पर था, जिसको फिल्म पूरब और पश्चिम ने तोड़ दिया था और ये रिकॉर्ड पूरब और पश्चिम के नाम लगभग 23 साल तक रहा था। और इसका ये रिकॉर्ड फाइनली तोड़ा था साल 1994 में आई फिल्म हम आपके हैं कौन ने, और इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था इसके अगले ही साल आई शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने। सायरा बानो ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि कैसे मनोज कुमार ने उन्हें फिल्म पूरब और पश्चिम में काम करने के लिए हाँ बुलवाया था, जबकि सायरा बानो ने इस समय तक दिलीप कुमार से शादी कर ली थी और वो बॉलीवुड से दूर होना चाहती थीं। उन दिनों को याद करते हुए सायरा बानो बताती हैं कि मनोज कुमार के बहुत ही करीबी रहे गीतकार गुलशन बाबरा उन्हें इस फिल्म के लिए अप्रोच करने के लिए आए हुए थे।
लेकिन बात नहीं बन पाई थी और बाद में खुद मनोज कुमार सायरा बानो से मिले थे, जहां वो अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रही थीं। तो उस समय सायरा बानो ने उन्हें ये बताया कि दिलीप कुमार से शादी हो जाने के बाद वो फिल्मों से दूर होने का मन बना रही हैं। और ये बात सुनकर मनोज कुमार थोड़ी देर के लिए तो शॉक्ड हो गए थे कि उनका करियर इतना अच्छा चल रहा है और वो सीधे फिल्में छोड़ देंगी। वैसे यहाँ पर आपको बताते चलें कि पहले भी मनोज कुमार ने अपनी पिछली फिल्म उपकार में लीड एक्ट्रेस के तौर पर सबसे पहले सायरा बानो को ही अप्रोच किया था, लेकिन उस समय दूसरी फिल्मों में बिजी होने की वजह से सायरा बानो इसमें काम नहीं कर पाई थी और बाद में आशा पारेख जी ने इसमें काम किया था। सायरा बानो ने बताया कि 1967 में उनकी फिल्म शागिर्द ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुकी थी और इसके बाद में उन्होंने दिलीप कुमार से शादी कर ली थी, जिसके बाद वो कोई नई फिल्म साइन करने का विचार नहीं बना रही थी। इसी दौरान 1967 में ही आई दिलीप कुमार साहब की फिल्म राम और श्याम के प्रीमियर के टाइम पर उनकी मुलाकात मनोज कुमार और उनकी पत्नी शशि से हुई। मनोज कुमार और दिलीप कुमार ये दोनों भी एक दूसरे के काफी करीबी थे और बहुत अच्छे दोस्त थे और इन दोनों ने भी उस समय साथ में 1967 में आई फिल्म आदमी में काम भी किया था। यहाँ तक कि उन दोनों मनोज कुमार दिलीप कुमार को उनके फिल्म आदमी में रखे गए किरदार के नाम राज साहब के नाम से ही बुलाते थे और इसी समय उन्होंने दिलीप कुमार से भी इस बारे में बात की कि वो सायरा बानो को लेकर एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो रोल उन्होंने स्पेशली सायरा बानो के लिए ही लिखा है, लेकिन अगर वो इसमें काम नहीं करेंगी तो वो ये फिल्म नहीं बनाएंगे। हालांकि जिस समय ये बात चल रही थी उस समय दिलीप कुमार के मन में ये बात थी कि शायद मनोज कुमार उनके लिए किसी फिल्म का ऑफर लेकर आए हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मनोज कुमार उनकी पत्नी सायरा बानो के साथ में ये फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने सायरा बानो से कहा कि वो ये फिल्म कर सकती हैं, और इसके बाद दिलीप कुमार वहां से चले गए और मनोज कुमार सायरा बानो को फिल्म के बारे में और उनके किरदार के बारे में बताने लगे। खैर, फिल्म पूरब और पश्चिम के लगभग 11 साल बाद एक बार फिर से मनोज कुमार दिलीप कुमार के घर गए तो दिलीप कुमार ने मनोज कुमार को देखा और कहा कि क्या इस बार भी वो सायरा बानो को ही साइन करने आए हैं। तो मनोज कुमार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि नहीं, इस बार मैं सायरा बानो को नहीं बल्कि आपको अपनी फिल्म में साइन करने के लिए आया हुआ हूँ। एक्चुअली ये बात थी साल 1981 में आई फिल्म क्रांति के टाइम की, जिसमें मनोज कुमार और दिलीप कुमार हमें नजर आए थे। खैर, फिल्म पूरब और पश्चिम में सायरा बानो को लेने के पीछे का एक रीजन ये भी था कि सायरा बानो काफी हद तक हॉलीवुड एक्ट्रेस के जैसी ही लगती थीं। उनके कपड़े पहनने का स्टाइल, उनके तौर तरीके सब कुछ विदेशी जैसे ही लगते थे। इसके अलावा लगभग 15 साल तक सायरा बानो ने इंग्लैंड के स्कूल में ही रह के पढ़ाई की थी, तो वहाँ के तौर तरीके वो बहुत अच्छे से जानती थीं। वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कल्चर कैसा है, इन सारी चीजों को सायरा बानो काफी अच्छे से समझती थीं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन था उनको इस फिल्म में साइन करने का। और आपको एक बात और बता दें कि इसमें सायरा बानो हमें जो भी कपड़े पहने हुए नजर आती हैं उनको सायरा बानो ने खुद ही डिजाइन करवाया था। मतलब अपने डिजाइनर को वो एक आइडिया देती थी कि कुछ ऐसे कपड़े होने चाहिए और डिजाइनर उनके द्वारा बताए हुए आइडिया पर ही उनके लिए ये कपड़े डिजाइन करता था। और इसमें सायरा बानो हमें कई सीन्स में काफी छोटे कपड़े पहने हुए भी नजर आई, लेकिन इसको उन्होंने बहुत अच्छे से कैरी किया था। और उनको और ज्यादा विदेशी लुक देने के लिए मनोज कुमार ने उनके लिए स्पेशली फ्रांस से ये ब्राउन विग मंगाई थी। जो भूरे बालों वाली विग सायरा बानो हमें पूरी फिल्म में लगाए हुए नजर आती हैं। इसके अलावा कई सीन्स में सायरा बानो को सिगरेट और शराब पीते हुए भी दिखाया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि रियल लाइफ में ना तो वो शराब पीती थी और ना ही सिगरेट। तो फिल्म के सीन्स में उनको शराब पीता हुआ दिखाने के लिए उनके गिलास में पानी में शहद मिलाकर एक अलग ही घोल तैयार किया जाता था, जिसको सायरा बानो पीती थी, लेकिन ये बहुत ही मीठा होता था। यहाँ तक कि उन्हें सिगरेट पीने से बहुत ही नफरत थी, लेकिन फिल्म के सीन के हिसाब से मनोज कुमार उनसे बोलते थे कि वो सिगरेट का कस लें। लेकिन जैसे ही सायरा बानो सिगरेट के धुएं को अंदर लेती तो उन्हें बार बार खांसी आने लगती थी। तो ऐसे सीन्स के लिए मनोज कुमार ने उन्हें काफी प्रैक्टिस करवाई थी कि सिगरेट कैसे पीना है और धुएं को कैसे बाहर निकालना है। और इन सीन्स की प्रैक्टिस करते टाइम पर सायरा बानो इतनी परेशान हो जाती कि वो अक्सर मनोज कुमार से बोलती थी कि मनोज जी, आप मुझे सुधारने के चक्कर में बिगाड़ रहे हैं। इसके अलावा उनके कई और सीन थे जहां पर उन्हें लंदन में ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर चलना और दौड़ना था। तो इन सारे सीन्स को करते टाइम पर भी वो काफी अनकंफर्टेबल हो जाती थीं, लेकिन मनोज कुमार उन्हें नॉर्मल करते थे कि ये फिल्म की डिमांड है। इसमें लंदन की टेम्स नदी पर एक नाव में घूमते हुए मनोज कुमार, सायरा बानो और मनमोहन के कई सीन हमें नजर आते हैं। एक्चुअली आपको बता दें कि ये टेम्स नदी में चलने वाली लंदन की बहुत ही फेमस नाव थी, जिसका नाम था अल्फा रोज। और ये नाम हमें इस नाव के ऊपर एक सीन में लिखा हुआ भी नजर आता है। एक्चुअली में ये लंदन की टेम्स नदी में स्पेशली नाव चलती थी, जिस पर बैठकर लोग लंदन शहर की खूबसूरती को और बारीकी से निहार सकें, जो कि उस समय से शुरू होकर लगभग 2016 तक लगातार चलती रही थी। लेकिन आगे चलकर इस नाव का नाम बदलकर सारा कैथलीन कर दिया गया था, लेकिन इसका लुक काफी हद तक वैसा ही रखा गया था।
फिल्म में हमें एक छोटे से रोल में जाने माने एक्टर विनोद खन्ना भी नजर आए थे और ये उनके करियर की बहुत ही स्टार्टिंग की फिल्मों में से एक थी। लेकिन मनोज कुमार को विनोद खन्ना की पर्सनालिटी काफी पसंद आई थी और उन्होंने विनोद खन्ना को इस छोटे से रोल में अपनी फिल्म में लिया था। और उस समय जब बाकी लोगों को ये पता चला कि विनोद खन्ना को मनोज कुमार ने अपनी फिल्म के लिए साइन किया है, तो इसके जस्ट बाद विनोद खन्ना के पास में लगभग 8 से 10 फिल्में आ गई थीं। इसके अलावा इसमें हमें एक जानी मानी कन्नड़ा एक्ट्रेस भारती भी नजर आई थीं, जो कि मनोज कुमार के काफी करीबी थीं। हालांकि उनका रोल बहुत ही छोटा था। आगे चलकर उन्होंने और भी कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन ज्यादातर कन्नड़ा फिल्में ही की। हालांकि मनोज कुमार ने जब ये फिल्म प्लान की थी तो सबसे पहले वो इसका नाम हरे रामा हरे कृष्णा रखने वाले थे। जहां तक कि मनोज कुमार ने ये टाइटल अपने नाम पर रजिस्टर भी करवा लिया था। और फिल्म के एक सीन में लंदन में एक हिप्पी ग्रुप हरे रामा हरे कृष्णा गाता हुआ भी नजर आता है। लेकिन आगे चलकर मनोज कुमार को लगा कि फिल्म की कहानी और थीम के हिसाब से हरे रामा हरे कृष्णा टाइटल इसके ऊपर शूट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अपना टाइटल बदलने का डिसाइड किया और आगे चलकर उन्होंने इसका टाइटल रखा था पूरब और पश्चिम। और उन्हीं दिनों देवानंद जीनत अमान के साथ में एक फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे और वो अपना टाइटल हरे रामा हरे कृष्णा रखना चाहते थे। ये उनकी कहानी के हिसाब से बहुत अच्छा मैच हो रहा था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह टाइटल तो मनोज कुमार के नाम पर रजिस्टर है, तो वो मनोज कुमार के घर गए और उन्हें अपनी कहानी के बारे में बताया और उनसे यह टाइटल लेने की परमिशन मांगी। तो मनोज कुमार ने खुशी खुशी यह टाइटल देवानंद को दे दिया था और आगे चलकर हरे रामा हरे कृष्णा इसी टाइटल के नाम से देवानंद ने जीनत अमान के साथ में अपनी फिल्म बनाई थी, जो भी सुपरहिट रही थी। वैसे मनोज कुमार ने अपनी फिल्म का टाइटल पूरब और पश्चिम रखा था और जब ये टाइटल आता है तो फिल्म में ये टाइटल हमें एक साथ आता हुआ नजर नहीं आता है और इसका टाइटल पूरब आता है जब पूरब की सभ्यता हमें देखने के लिए मिलती है और पश्चिम आता है लगभग 35 मिनट के आसपास जब हमें पश्चिमी सभ्यता देखने के लिए मिलती है। तो ये भी कहीं ना कहीं मनोज कुमार का एक क्रिएटिव आइडिया था। इसके अलावा एक चीज और अगर आपने नोटिस की हो तो फिल्म की स्टार्टिंग होती है ब्लैक एंड व्हाइट से और फिल्म के स्टार्टिंग में ये ब्लैक एंड व्हाइट सीन देखने के बाद कई थिएटर संचालकों को उस समय कंफ्यूजन भी हो गया था कि कहीं उनके पास में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म तो नहीं आ गई है, जिसको कई लोगों ने चेक भी किया था। लेकिन आगे चलकर फिल्म कलर हो जाती है। तो ये भी मनोज कुमार का ही आइडिया था। जब भारत देश गुलाम होता है तब तक फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में चलती है और जब 15 अगस्त 1947 का दिन आता है तो इंग्लैंड का झंडा उतार कर भारत का झंडा जब लहराता है तो फिल्म कलर हो जाती है। इसके अलावा मनोज कुमार साहब ने और भी कई तरह के अलग अलग एक्सपेरिमेंट अपनी फिल्म में किए थे। जैसे फिल्म का एक बहुत ही यादगार और आइकॉनिक सीन था जब एक नाइट क्लब में मदनपुरी, प्राण और मनोज कुमार एक नाइट क्लब में होते हैं और यहाँ पर ये टेबल और कुर्सी हमें घूमती हुई नजर आती हैं और यहाँ पर ये घूमती हुई टेबल और कुर्सी वाले सीन मनोज कुमार ने शूट किए थे। और फिल्म का गाना है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ गाना गाते हुए नजर आते हैं। हालांकि वैसे तो फिल्म के हिसाब से ये सीन लंदन में ही शूट होना था, लेकिन मनोज कुमार ने इस सीन को लंदन में नहीं बल्कि मुंबई में महबूब स्टूडियो में शूट किया था। एक्चुअली ये घूमने वाली टेबल और कुर्सी का आइडिया मनोज कुमार के दिमाग में काफी लंबे समय से था और इस तरह के सीन को लंदन में क्रिएट करना काफी महंगा हो जाता, तो उन्होंने पर्टिकुलर इस सीन के लिए महबूब स्टूडियो में ये सेट लगाया था, जहां इस नाइट क्लब का पूरा सेट लगाया गया और इसमें 6 से 7 बड़े बड़े पहियों के ऊपर टेबल और कुर्सी रखी गई, जिन बड़े पहियों को नीचे बैठकर लोग अपने हाथों से घुमा रहे थे। इसमें कोई भी मैकेनिकल मशीनों का यूज नहीं हुआ था। नीचे अपने हाथों से कई लोग इन पहियों को घुमा रहे थे और ये टेबल और कुर्सी हमें घूमती हुई नजर आती है। और जिस बेहतरीन कैमरा एंगल के साथ में मनोज कुमार साहब ने इसको कैप्चर किया था वो वाकई में आज भी आइकॉनिक है। और ये सारी चीजें देखकर समझ में आता है कि उनका विजन कितना बड़ा था। जहां अपनी फिल्मों के हर एक छोटे से छोटे सीन में भी मनोज कुमार साहब कुछ ऐसा करते थे कि लोगों को यह पता चल जाता था कि ये भारत कुमार यानी मनोज कुमार साहब की फिल्म है। उनका ट्रेडमार्क कुछ ऐसा बन गया था। जैसे फिल्म के कुछ सीन के लिए उन्हें स्पेशली एक गोल्डन कलर वाला इफेक्ट चाहिए था, तो इसके लिए उन्होंने कुछ कांच के टुकड़े लिए, उसके ऊपर गोल्डन कलर से पेंट करवाया और उसके ऊपर लाइट डाली गई और उसके सामने जब ये कैमरा घूमता है तो पर्दे पर एक सुनहरी चमक हमें नजर आती है। और ये वाकई में इतना खूबसूरत लग रहा था कि क्रू मेंबर्स इसको गोल्ड माइंस कहने लगे थे। इसके अलावा कल्याण जी और आनंद जी ने मनोज कुमार की फिल्मों उपकार, पूरब और पश्चिम और कलयुग और रामायण के लिए म्यूजिक कंपोज किया था। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पहले कल्याण जी और आनंद जी ने फिल्म पूरब और पश्चिम के लिए एक और गाना कंपोज किया था। ये गाना था चलो भाग चलें पूरब की ओर, जो गाना पूरब और पश्चिम के लिए ही रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन मनोज कुमार को लगा कि इस गाने के लिए फिल्म में सिचुएशन नहीं है और ये फिल्म ऑलरेडी लगभग 2 घंटे 50 मिनट के आसपास की हो गई थी, तो मनोज कुमार ने इस गाने को फिल्म में नहीं रखा।
लेकिन ये गाना वाकई में बहुत अच्छा था और ये गाना मनोज कुमार के पास में काफी लंबे समय तक रहा। जिस गाने को लता मंगेशकर जी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था और ये गाना इसके लगभग 17 साल बाद मनोज कुमार की साल 1987 में आई फिल्म कलयुग और रामायण में यूज किया गया था, जिसका म्यूजिक भी कल्याण जी और आनंद जी ने ही दिया था। और इस गाने को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये गाना काफी पहले रिकॉर्ड हुआ था। इसके अलावा पूरब और पश्चिम में हमें रघुपति राघव राजा राम गाना भी सुनने के लिए मिलता है, जिस गाने को फिल्म के एक सीन में लंदन में हिप्पियों का ग्रुप गा रहा होता है। एक्चुअली आपको बता दें कि 70s के आसपास लंदन में हिप्पी कल्चर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, जहां उस समय अमेरिका और इंग्लैंड की सड़कों पर ऐसे कई हिप्पी ग्रुप देखे जा सकते थे जिनको बाकी लोगों से मतलब नहीं था। वो बस अपने ग्रुप में होते थे और गाना बजाना करते थे और कहीं ना कहीं आंतरिक शांति और अध्यात्म की तलाश में भटकते रहते थे। उन्हीं ग्रुप को हिप्पी ग्रुप कहा जाता था। तो जिस समय मनोज कुमार लंदन में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो वहां पर भी उन्हें एक ऐसा ही हिप्पियों का ग्रुप दिखा, जिनको देखकर मनोज कुमार को लगा कि इनको अपनी फिल्म में उन्हें रखना चाहिए। तो मनोज कुमार ने उनसे बात की और ये हिप्पियों का ग्रुप बिना एक भी रुपए लिए ये सीन करने के लिए तैयार हो गया था और मनोज कुमार ने उनके साथ में रघुपति राघव राजा राम ये गाना शूट किया था। केवल शूटिंग हो जाने के बाद में मनोज कुमार ने इन सभी लोगों को बढ़िया खाना खिलाया था। वैसे आपको बता दें कि फिल्म पूरब और पश्चिम आगे आने वाली कई फिल्मों के लिए एक बेस बनी, चाहे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो, कुछ कुछ होता है हो, कभी खुशी कभी गम हो, या फिर 2007 में आई अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म नमस्ते लंदन हो। इन सारी फिल्मों में कहीं न कहीं NRI कल्चर दिखाया गया और अपने देश के लिए प्यार देखने के लिए मिला। जहां तक कि फिल्म कुछ कुछ होता है में तो हमें रानी मुखर्जी ओम जय जगदीश हरे आरती गाती हुई नजर आती है। इसके अलावा पूरब और पश्चिम में रखा गया रघुपति राघव राजा राम भी हमें कुछ कुछ होता है कि एक सीन में सुनाई देता है, जिस सीन में शाहरुख खान अपनी बेटी के पास में ऊटी में लगे हुए एक समर कैंप में जाते हैं तो वहां पर भी उनके सामने हिप्पियों का एक ऐसा ही ग्रुप रहता है जो ये गाना गा रहा होता है। वैसे अगर 2007 में आई फिल्म नमस्ते लंदन की बात करें तो ये फिल्म पूरब और पश्चिम का ही रीमेक थी। जहां तक कि फिल्म नमस्ते लंदन के एक सीन में तो अक्षय कुमार हमें फिल्म का जिक्र करते हुए भी नजर आते हैं, जब अक्षय कुमार चार्ली के दादाजी से बोलते हैं कि अधिक जानकारी के लिए मैं आपको मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम की DVD भेजूंगा। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म पूरब और पश्चिम को एक ट्रिब्यूट था। जिस समय फिल्म की शूटिंग सायरा बानो के साथ में लंदन में चल रही थी उसी समय उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। उस समय उन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी हो गई और तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और उन्हें काफी दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। इसको देखते हुए दिलीप कुमार ने तो एक बार मनोज कुमार से ये कहा कि वो अपनी फिल्म को डिले ना करें, सायरा बानो की जगह पर किसी और को लेकर ये फिल्म कंप्लीट कर लें। लेकिन मनोज कुमार ने कहा कि वो ये फिल्म सायरा बानो के साथ में ही बनाएंगे या फिर बनाएंगे ही नहीं। और उन्होंने सायरा बानो के ठीक होने का लगभग 1 महीने तक इंतजार किया और जब वो पूरी तरह से ठीक हो गई तब उन्होंने सीन शूट किए। उस समय आपको बता दें कि इस बीमारी की वजह से सायरा बानो का लगभग 20 पाउंड तक वजन भी कम हो गया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म पूरब और पश्चिम से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी? और अगर आप में से इसको किसी ने उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। साथ ही साथ उस समय टिकट प्राइस कितना था इसके बारे में भी मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।